हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 आज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 जो है ये डील करता है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी से। तो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की, हम बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की और हम बात करते हैं टर्शियरी सेक्टर की। तो जब हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ का। ठीक है, तो ये जो अलाइड एक्टिविटीज़ है इसमें बहुत सी एक्टिविटीज़ आती हैं। वो पोल्ट्री हो गया, आपका फिशरीज़ हो गया, माइनिंग हो गया। ठीक है, तो ये सभी चीज़ एलाइड एक्टिविटीज़ में आती हैं। और एग्रीकल्चर प्लस एलाइड एक्टिविटीज़ को अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो इस सेक्टर में हम क्या करते हैं, हम नेचुरल गुड्स जो हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी, आपने याद रखना है। सेकंड सेक्टर जो होता है उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं और सेकेंडरी सेक्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो नेचुरल गुड्स हमने देखे थे जो कि प्राइमरी सेक्टर में प्रोड्यूस किए जाते हैं, बस उसको ही एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है और एक नया रूप जो है गुड्स को दिया जाता है। सर्विसेज सेक्टर की बात करें जिसको कि टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं, इसका क्या रोल होता है? इसका रोल होता है कि जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे कि प्राइमरी सेक्टर हो गया, टर्शरी सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसको मदद प्रोवाइड करना। ठीक है जी, अगले स्लाइड्स में आगे हम देखेंगे जितने भी आपके तीनों सेक्टर्स है, जितना कुछ भी इस बुक में इनफैक्ट इसके कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए एक यहाँ पे लाइन मेंशन करी गई थी जो कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि आपसे पूछा जाए एग्ज़ाम में, कि ऑप्शन कुछ इस तरीके से आ सकता है, मिनरल्स एंड ओर्स आर ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट एंड व्हेन वी प्रोड्यूस समथिंग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्स इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि मिनरल्स जो है और ओर्स जो है, क्या ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं? क्या इनका प्रोडक्शन जब किया जाता है तो इसको हम प्राइमरी सेक्टर के तहत रखेंगे कि सेकेंडरी सेक्टर के तहत रखेंगे? तो इस बुक में लिखा हुआ है इसको हम प्राइमरी सेक्टर के तहत देखते हैं। तो इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन जो है ये बन सकता है, क्योंकि देखने से हमें ये लगता है मिनरल्स एंड ओट्स मतलब एग्रीकल्चर अलाइड, कहीं मतलब दूर दूर का कोई रिश्ता लग नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो प्राइमरी सेक्टर की तो इसमें माइनिंग जो है, ठीक है, उसको भी कवर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी सेक्टर से डील करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। अब सवाल ये है कि इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? प्राइमरी मतलब कि फर्स्ट, ठीक है, प्रथम। तो फर्स्ट सेक्टर इसको क्यों कहा जाता है? फर्स्ट सेक्टर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ये बेस है। ये बेस है किसके लिए? जो दूसरे हमारे सेक्टर्स हैं उसके लिए एक ये बेस तैयार करता है, तो इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, तो वहाँ पे देखिए किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि वहाँ पे किसी गुड का प्रोडक्शन जो है नहीं होता है, मतलब कि टर्शरी सेक्टर जो है ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है। अब यहाँ पे ना, अगर गुड से पहले फिजिकल लिख देते तो ये जो स्टेटमेंट है ये ज़्यादा सही हो जाता बुक में, क्योंकि टर्शरी सेक्टर अगर हम इस तरीके से पढ़ते हैं, टर्शरी सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस फिजिकल गुड, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि जब हम गुड्स को डिवाइड करके देखें दो पार्ट्स में तो हम कह सकते हैं कि गुड्स दो तरीके के हो सकते हैं। वो एक तो या तो फिजिकल हो सकता है या इंटेंजिबल होता है। तो जब हम बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की तो जी हाँ, ये गुड जो है प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन फिजिकल गुड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इंटेंजिबल गुड की बात करें वो तो ये प्रोड्यूस करता ही है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर फिजिकल वर्ड लिखा होता तो ये स्टेटमेंट जो है और भी अच्छा हो सकता था। ठीक है जी, चलिए हमने ये भी याद रखना है कि सर्विसेज सेक्टर की जब बात आती है तो वहाँ पे इंटेंजिबल जो गुड्स हैं उसका प्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि वाई टर्शरी सेक्टर इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर। तो हमने देखा था कि पिछले स्लाइड में कि जो हमारा टर्शरी सेक्टर है इसको सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। तो सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑफ आपको फिजिकल गुड्स जो है वो देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए हम इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। ठीक है जी, हमने याद रखना है। अच्छा, अब अलग अलग सेक्टर्स ने कितना प्रोडक्शन किया हमें कैसे पता चलेगा? तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फाइनल वैल्यू होती है ना गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये जो वर्ड फाइनल है ना, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज मतलब इन सभी को कैलकुलेट करोगे, फाइनल वाला भी करोगे, फिर तो यहाँ पे जो है डबल काउंटिंग वाला जो इशू है वो क्रिएट हो जाएगा और जो आंकड़े आपके पास आएंगे वो इतने अप्रोप्रिएट जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है जी, हमने याद रखना है। और जब हम बात करते हैं कि हम वैल्यू जो है कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, अगर इसको हम लेके चलें तो इस पूरे कंसेप्ट को क्या कहते हैं? हम जीडीपी कहते हैं। दैट मीन्स कि जीडीपी क्या होता है, वहाँ पे फाइनल वैल्यू जो होती है गुड्स एंड सर्विसेज का उसको हम कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड जो है वो सेट कर लेते हैं कि हमने जीडीपी कैलकुलेट करना है 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए। ठीक है, और जब हम जीडीपी की बात करते हैं
तो ये एक टेरिटोरियल कंसेप्ट है, ठीक है। दैट मीन्स कि आपके कंट्री के, आपके जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है उसकी फाइनल वैल्यू क्या होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सर्विसेज की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज की जो फाइनल वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जीडीपी जो है ये कैलकुलेट कौन करता है। तो जीडीपी की जब हम बात करते हैं तो जीडीपी का कैलकुलेशन जो है ये करता है सीएसओ, ठीक है जी, हमने याद रखना है। और अगर हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में, तो आपको क्या देखने को मिलता है। देखिए, जब हम हिस्टोरिकल चेंजेस की बात करते हैं तो देखिए, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी कंट्री हो, जो एक पैटर्न जो बना हुआ है वो हर कंट्री में आपको सेम ही देखने को मिलता है। वो पैटर्न क्या होता है कि सबसे पहले आपको प्राइमरी सेक्टर जो है उसमें आपको डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दैट मीन कि सबसे पहले जो आपका प्राइमरी सेक्टर वो डेवलप होगा, उसके बाद क्या होता है सेकेंडरी सेक्टर जो है वो डेवलप होता है, और फिर फाइनली टर्शरी सेक्टर जो है वो डेवलप आपको दिखाई देता पड़ता है, ठीक है। तो यही एक पैटर्न होता है, लगभग सभी कंट्रीज़ में देखने को मिलता है। और अगर ज़्यादा आप इंसाइट चाहते हो कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस किस तरीके से सेक्टर्स में होते हैं, तो उसके लिए एक इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट होता है जिसको कि हम रोस्ट ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो उस वीडियो को देख सकते हो। ज़्यादा इंसाइट जो है अगर इस पूरे टॉपिक पे जाते हो तो वो जो टॉपिक है उसको आप स्टडी कर सकते हो डिफरेंटली, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जीडीपी में अलग अलग जो आपके सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो हमें पता ही है कि जो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड ये है कि टर्शरी सेक्टर जो है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड पे आता है प्राइमरी सेक्टर। और ये जो ट्रेंड है, जब बात आती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलता है। जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात आती है तो उसमें आप देखते हो कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो नंबर 1 की पोजीशन पे आ जाता है, टर्शरी जो है ये सेकंड पे आ जाता है, और सेकेंडरी फिर थर्ड पे चला जाता है। तो ये जो चेंजेस है ये आपने याद रखने हैं। और यहाँ पे एक डेटा दिया गया है 2011-12 का, वहाँ पे इस बुक में लिखा गया है कि कैसे टर्शरी सेक्टर जो है इसने सुपरसीड किया प्राइमरी सेक्टर को इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो जब हम यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इनटेंजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं सर्विसेज सेक्टर के कंटेक्स्ट में। चलिए, तो हम जब बात करते हैं टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर जो है इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है। देखिए, टर्शरी सेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि टर्शरी सेक्टर जो है ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है ये किसी कंट्री को प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम जब टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं हॉस्पिटल्स की, हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की, हम बात करते हैं पुलिस सर्विसेज की। तो ये सभी जो आपके इंस्टीट्यूट है ये हमें एक बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो देते हैं, और ये बहुत रिक्वायर्ड भी है किसी भी कंट्री को एफिशिएंटली रन करने के लिए। तो इसलिए जो आपका सर्विसेज सेक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम बात करें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का, तो इनका जो रोल है ये सर्विसेज सेक्टर के डेवलपमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर प्राइमरी सेक्टर डेवलप करेगा, सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करेगा, तो ऑटोमेटिकली एक बूस्ट जो है ये किसको मिलेगा, सर्विसेज सेक्टर को। दैट मीन्स कि मान के चलें कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इंगेज्ड हैं जो इसमें, अगर उनकी इनकम जो है वो बढ़ जाती है तो उनकी इनकम बढ़ जाएगी, तो वो किधर की तरफ ऑप्ट करेंगे। स्वाभाविक सी बात है, जो सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा है टर्शरी सेक्टर के द्वारा, स्वाभाविक सी बात है हम उधर को ही ऑप्ट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पीपल वी डिमांड फॉर, हम क्या चीज़ की डिमांड करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि हम बाहर जो है हम जो है ईटिंग आउट के लिए निकले, टूरिज्म को हम प्रेफर करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट जो है ये कहीं ना कहीं एक बूस्ट जो है प्रोवाइड करता है किसको, सर्विसेज सेक्टर को, ठीक है जी। ये भी हमने याद रखना है। तो फिर जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट का, आपके अलग अलग सेक्टर्स का क्या कंट्रीब्यूशन है, अगर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो ये कुछ आंकड़े आपको देखने को मिलते हैं, जैसा कि पिछले स्लाइड में मैंने आपको बता ही दिया। फिर अगर हम बात करें कि क्वेश्चन जो है कि पिछली स्लाइड में हमने देखा कि जब बात आती है जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की, तो कुछ जो नंबर्स है कुछ ऐसे हो जाते हैं, टर्शरी सेक्टर जो पहले आता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो यहाँ पे जो ये इस तरीके का शिफ्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा, मतलब ये नंबर जो है ये बिल्कुल लगभग कि ये ऑपोजिट हो गए। तो ऐसा क्यों, देखिए ऐसा इसलिए हो गया, या फिर इस तरीके से इसको आप समझ सकते हो कि जॉब क्रिएशन जो है ये अनइवन क्यों है। ये अनइवन होने के पीछे रीज़न जो ये है कि प्राइमरी सेक्टर में लोग इतने ज़्यादा क्यों एंगेज्ड हैं। स्वाभाविक सी बात और सीधी सी बात आप समझ सकते हो इस तरीके से कि सर्विसेज सेक्टर जो है आपका, वहाँ पे जॉब जो है ये क्रिएट ही हम नहीं कर पाए। तो इसलिए क्या हुआ कि इस तरीके का एक अनइवन जो है नंबर जो है आपको इन तीनों सेक्टर्स में देखने को मिलता है।
चलिए, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नंबर की हमेशा से बात की जाती है कि चाहे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें, चाहे सर्विसेज सेक्टर की, कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है हमारा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है हमारा, उसमें तो आपको काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को मिला। दैट मीन्स कि इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है लगभग, अगर हम रिसेंट ट्रेंड की बात करें, 9%, 10 टाइम, मतलब कि जो इससे पिछला जो आपका आंकड़ा था उससे मतलब कि ग्रो होता हुआ नज़र आया। लेकिन एट द सेम टाइम जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो सिर्फ 3 टाइम से बढ़ा। दैट मीन्स कि 9 टाइम अगर आपका जो प्रोडक्शन है अगर वो बढ़ता है, तब एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो सिर्फ 3 टाइम ही बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन के इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है ये कहीं ना कहीं नहीं बढ़ पाया। और ये इस तरीके की ही स्टोरी आपको सर्विसेज सेक्टर में भी देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि सर्विसेज सेक्टर में आप देखते हो कि सर्विसेज सेक्टर का जो प्रोडक्शन है, दैट मीन्स कि इंटेंजिबल गुड की बात कर रहे हैं, वो आप देखते हो कि लगभग 14% से ग्रो करता है। लेकिन जब आप बात करते हो एम्प्लॉयमेंट लेवल की, तो एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5% से ही ग्रो करता है। और उसके बाद अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जब हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे एक टर्म जो है हमेशा इससे एसोसिएटेड रहती है, जिसकी हम बात अक्सर करते ही हैं, जो कि है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि जितने लोगों की आवश्यकता है किसी काम को करने की, उससे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर 5 बंदे मिलके भी एक खेत में मान लीजिए 100 केजी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और 7 बंदे लगा के भी प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है, मतलब कि 100 केजी ही हो रहा है, तो ये जो अगले जो नेक्स्ट 2 आपने बंदे लगाए हुए हैं एग्रीकल्चर में, वो किसी काम के नहीं है, वो डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। तो इस तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को भी आप समझ सकते हो। और जब हम बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की, तो ये टर्म जो है इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपका पोटेंशियल है, ठीक है, जो कि आप डिज़र्व करते हो, वो नहीं आपको जॉब मिल रहा है। दैट मीन्स कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली और आपको काम दिहाड़ी करना पड़ रहा है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आपको काम जो है वो फुल टाइम नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स कि 2-3 घंटे के लिए काम मिल रहे हैं, तो इसको भी आप अंडर एम्प्लॉयमेंट कह सकते हो। ठीक है जी, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसकी डेफिनेशन जो है आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर एक इसमें से गुड न्यूज़ हमारे लिए ये निकल के आता है कि इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन 60% वो 5 से 29 साल के एज ग्रुप में लाई करता है। दैट मीन्स कि आने वाले जो अगले साल हैं आपके 30 से 40 साल तक, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंडिया जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो करेगा, बशर्ते इनको अच्छी जो इन्वायरमेंट है मिल जाए बस इस पॉपुलेशन को। फिर यहाँ पे एक और बात जो लिखी गई है इस बुक में कि एम्प्लॉयमेंट जो हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक बेसिक फैक्ट्स पे यहाँ पे बात की गई है। कहते हैं कि अगर हम लोन दे दें, ठीक है, किसी इंडिविजुअल को, तो वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है शायद जनरेट हो जाए। या फिर किसी और ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम लोन प्रोवाइड कर देते हैं, इरिगेशन फैसिलिटी जो है अगर हम फार्मर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं, तो शायद प्रोडक्शन जो है वो राइज हो जाएगा। और प्रोडक्शन अगर राइज होता है तो इससे दूसरे जो चेन जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में, शायद वो फिर से चल पड़े। तो इस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इरिगेशन के अभाव में ही कई बार जो एग्रीकल्चर जो है वो सेक्टर कई बार अफेक्टेड होता है। लोग खेती करना जो है यहाँ पे जो उसको प्रेफरेंस नहीं देते हैं कई बार। तो ये कहते हैं कि इरिगेशन फैसिलिटी जो है ये प्रोवाइड करने की और भी हमें काम करने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है ये हो सकती है। फिर कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम जो है ये रिक्वायर्ड है। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम किस तरीके से जॉब प्रोवाइड कर सकता है, इसके देखिए एक चीज़ जो है अलग अलग एंगल से उसका समझ सकते हो। कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम की बात करें तो इसका मतलब ये सबसे पहले डैम जब बनाएंगे तो उसको बनाने के लिए वर्कर्स चाहिए। दैट मीन्स कि उनको ही जॉब मिल गया, और उसके बाद का सारा प्रोसेस जो है उसको भी ऐड कर लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो यहाँ पे कि एम्प्लॉयमेंट जो है कैसे जनरेट हो सकता है। फिर ठीक उसी तरीके से कैनल जो है वो बनाइए मल्टीपल, मतलब कि कहते हैं ना कि मतलब एक तीर से दो निशाने, समथिंग लाइक दैट, कि मतलब कैनल्स बना रहे हो एक तरीके से, तो इरिगेशन फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड होगी, और कैनल जब बनाओगे तो कौन बनाएगा, वर्कर्स बनाएंगे। दैट मीन्स कि उनको भी जॉब मिल गई। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ ये बेसिक आपके एरियाज है, अगर इस पे आप काम करते हो तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो सकती है। फिर उसके बाद ये बात करते हैं कि कैसे अगर इरिगेशन की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करवाते हो, फिर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप होगा, फिर उसको मंडी तक लेके जाना, ठीक है, वहाँ तक
पहुंचाना, फिर वहाँ पे लोग उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन आपको चाहिए, तो ट्रांसपोर्टेशन जब सेक्टर डेवलप करोगे तो उसके लिए भी आपको लोग चाहिए। तो मतलब इन सभी चीज़ों को जब आप जोड़ के देखोगे, एक करके देखोगे, तो अगर बेसिक फैसिलिटीज़ पे भी अगर हम काम करना शुरू कर दें तब भी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है होती हुई नज़र आपको आएगी। फिर यहाँ पे बात की गई है मनरेगा, जो ऑलरेडी आपके पास कंसेप्ट है ही है, उस पर थोड़ा सा और हम काम कर लें, डेडिकेटली अच्छे तरीके से काम कर लें, तो फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट यहाँ पे करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कुछ यहाँ पे आपको यहाँ पे आइडियाज़ दिए गए हैं इस बुक में कि किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है उसको जनरेट किया जा सकता है। फिर इसमें लास्ट में बात करी गई है कि जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? स्वाभाविक सी बात है, ऑर्गेनाइज मतलब कि सब कुछ वहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वो रेगुलर है, ठीक है। रेगुलर मतलब क्या हुआ कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है ये फिक्स करी गई हैं, मतलब इनको काम से ऐसा नहीं है कि जब दिल किया तो इनको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि सब कुछ जो है सिस्टमेटिकली तरीके से चल रहा है, टर्म्स एंड कंडीशन जो है ऑलरेडी फिक्स है, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है वो रेगुलर है, जो वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है जो कि अभी हमने देखा है कि अश्योर्ड जॉब की बात की जाती है, इसीलिए तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जो है ये रेगुलर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये लोग जो हैं या फिर आप कह सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, जब हम अगर बात करें तो ये गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में, इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो है आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देख सकते हो। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे रेगुलर नहीं होती है, मतलब कि अश्योर्ड जॉब जो है आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब काम मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, कोई वहाँ पे अश्योरेंस जो है आपको कोई भी मतलब कि है वो नहीं दे सकता आपको कि आपको जॉब मिलनी है। और गवर्नमेंट के पास कोई भी इन लोगों का कोई भी बायोडेटा जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों का नहीं होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है क्योंकि ऑर्गेनाइज है, दैट मीन्स कि गवर्नमेंट के अंडर में है, तो गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स इसके लिए बनाए हुए हैं, तो उनको ये फॉलो भी करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट हो गया, फैक्ट्रीज एक्ट हो गया, तो इन सभी को इनको फॉलो करना पड़ता है। और फिर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल प्रोसेसेस वगैरह प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश इनके लिए किए गए हैं, इन सभी को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे कि हमने देखा ये कुछ बना दिया गया है, तो ये सबको लगभग फॉलो करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ये यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में लिख रहे हैं कि जो पब्लिक सेक्टर में मान लीजिए कोई अगर काम करता है, जिसको कि अगेन हम फॉर्मल सेक्टर कह सकते हैं, तो अगर वो एम्प्लॉयज़ जो है मान लीजिए किसी फॉर्मल सेक्टर में, एक पब्लिक सेक्टर में अगर कोई पर्सन काम कर रहा है, तो बाहर प्राइवेट काम अपना जो है वो नहीं कर सकता है। प्राइवेट काम करने के लिए उसको गवर्नमेंट से यहाँ पे परमिशन लेनी पड़ेगी, या फिर जो दूसरे जो प्रोसीजर रखे जाते हैं वो उसको पहले लेना पड़ेगा, फिर ही उसकी बात बनेगी, अदरवाइज़ वो नहीं काम कर सकता है। फिर अगर हम बात करें फॉर्मल सेक्टर की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी किसकी होती है? सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने देखा, दैट मीन्स कि एश्योर्ड जॉब जो है इनको मिलता है। फिक्स नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स जो है वो रखे जाते हैं, दैट मीन्स कि 8 घंटे जो नॉर्मल आपने देखा ही है मतलब कि फैक्ट्रीज में रखा गया है, तो इस तरीके से देख सकते हो कि नंबर्स ऑफ आवर्स जो है ये भी वहाँ पे फिक्स होते हैं। और जो पेमेंट होती है वो भी वर्कर्स को पता होता है कितने पैसे इनको मिलने वाले हैं। प्रोविडेंट फंड, लीव से रिलेटेड, ये सभी कुछ जो है यहाँ पे सिस्टमेटिकली तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये अभी तक डेफिनेशन जी थी ये ऑर्गेनाइज सेक्टर की थी। इनको बिल्कुल ऑपोजिट ढंग से अगर हम देखने की कोशिश करें तो उसको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर हम ये कहते हैं कि इनको रेगुलेट करने के लिए लॉ कोई है नहीं इंडिया में, लेकिन इस बुक में लिखा गया है कि लॉ है इनको रेगुलेट करने के लिए, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है, इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। और जब हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड आएगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइज नहीं आएगा। तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है ये कौन सा सेक्टर है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको रूरल एरियाज़ में भी देखने को मिलता है, अर्बन एरियाज़ में भी देखने को मिलता है। जब रूरल एरियाज़ की बात करते हैं हम, तो हम बात करते हैं उन सभी लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर जो है उनकी बात करते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स की बात करते हैं, शेयर क्रॉपर्स की बात करते हैं, आर्टिजन्स की बात करते हैं। तो ये सभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। अब इनका कोई बायोडेटा जो है ये गवर्नमेंट के पास नहीं है, इनको मतलब कि काम, मतलब चलो काम लगभग तो इनका खुद का ही होता है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कब काम करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है, कितने दिन करेंगे, कितना पैसा मिलेगा, जॉब सिक्योरिटी, पेड, पीएफ एक्सेट्रा। तो ये सब जो कुछ है इस सेक्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर की अगर हम बात करें, अगर हम सिटीज़ एरिया की बात करें, तो वहाँ पे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो कैजुअल लेबर जो होते हैं, ठीक है,
उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं, और फिर जो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, गली गली सब्जी बेचते हैं, रेडियाँ जो लगाते हैं, ठीक है, उनकी हम बात कर रहे हैं, अपनी छोटी मोटी दुकानें खोल के बैठते हैं, तो ये सभी जो है ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के तहत आते हैं। फिर इस बुक में डिफाइन किया गया है कि जब हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम इसको गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर जो है इसमें भी डिवाइड करके स्टडी कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, तो स्वाभाविक सी बात है, हम बात करते हैं कि वहाँ पे जो मैक्सिमम एसेट जो है वो किसके पास रहेगा, वो गवर्नमेंट के पास रहेगा। दैट मीन्स कि अगर किसी कंपनी में लगभग 51% का शेयर जो है अगर गवर्नमेंट का है तो उसको आप पब्लिक सेक्टर कह सकते हो। और जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, तो ये बिल्कुल इसके ओपोजिट होगा। दैट मीन्स कि अगर यही 51% का शेयर अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल का होगा तो वो प्राइवेट सेक्टर कहलाएगा। और देखिए, एक जो चीज़ जिस पे कि इन दोनों को आप डिफ्रेंशिएट करके समझ सकते हो वो ये है कि इनका मोटिव क्या होता है काम करने का। तो जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो इनका मोटिव जो है विदाउट एनी डाउट ये होता है प्रॉफिट, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो इनका प्रॉफिट हमेशा मोटिव नहीं रहता है। इनका जो मोटिव रहता है कि सोशल वेलफेयर जो है वो किसी तरीके से हो पाए, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी पंगा जो है वो क्रिएट ना हो पाए। चलिए, और लास्ट में इस बुक में एक इन्फॉर्मेशन दे देगी, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर फिर भी मैंने ऐड कर लिया। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है इसकी बात करी गई कि कैसे मध्य प्रदेश जो है वहाँ पे आपको 55 देखने को मिलता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और उड़ीसा जो है वहाँ पे 52 आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट देखने को मिलता है। अब मुझे लेक्चर के लास्ट में आप प्लीज़ बताना कि इंडिया का जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो अभी क्या देखने को मिल रहा है। सो विद दिस वी कम्स टू एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप इट्स दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।